रिसेंटली मैं टेबल वाइवा ले रहा था क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ सीवीएस पे, और क्वेश्चन था ऑस्कल्टेशन ऑफ हार्ट साउंड्स। तो मैंने कुछ सवाल पूछे और जो आंसर्स मुझे मिले वो इस तरह से थे। हाउ डू यू आइडेंटिफाई S1 एंड S2? द आंसर गिवन बाय द स्टूडेंट वाज लब एंड डब। लब द फर्स्ट हार्ट साउंड, डब द सेकंड हार्ट साउंड। ना, नो, इनकरेक्ट आंसर। क्या सच में आपको स्टेथोस्कोप लगाने पर लब डब ऐसा कुछ सुनाई देता है इस तरीके का? आगे देखते हैं। व्हाई आर द एरियाज नेम्ड एज माइट्रल, ट्राइकस्पिड, एओर्टिक, पल्मोनरी? ये तो वाल्व्स के नाम है, तो आंसर मिला वाल्व्स आर लोकेटेड देयर। ये वाल्व्स के नाम है तो वहां वाल्व्स लोकेटेड है। मुझे मन में आया कहूं ए भाई ए क्या क्या कहां से पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? खैर, तो एक चीज़ ध्यान में आई कि आप थियोरी पढ़ते हो और क्लिनिकल प्रैक्टिकल्स करते हो, लेकिन दोनों को कई बार इंटीग्रेट नहीं कर पाते स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो जो है वो थियोरी और प्रैक्टिकल को इंटीग्रेट करके हम लर्न करने वाले हैं हार्ट साउंड्स के बारे में। तो हार्ट साउंड्स पे आगे बढ़ने से पहले आपको ये याद ही होगा कि हमने 2 नए सेक्शन स्टार्ट किए अपने यूट्यूब चैनल पे, इंग्लिश और हिंदी दोनों चैनल्स पे, ग्राफ रिलेटेड डिस्कशन और क्लिनिकल केस बेस्ड एमसीक्यू डिस्कशन। उसके अलावा रोज़ एमसीक्यूज अपलोड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जानकारी आपको मिलेगी जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। चलिए अब देखते हैं हार्ट साउंड्स के बारे में। हम 5 WH क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढेंगे और उस तरीके से हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। 5 WH क्वेश्चंस मतलब व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हाउ। तो जैसे हाउ आर द हार्ट साउंड्स प्रोड्यूस्ड, मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हार्ट साउंड्स। व्हेन आर दे प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल, कौन से टाइमिंग पे साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। वेयर कैन यू हियर दोज हार्ट साउंड्स, यानी कहां पे स्टेथोस्कोप रखना होता है। वाई डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस हार्ट साउंड्स। S1 और S2 के बीच में डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही क्या है, वो भी हम देखेंगे। और व्हाट इज द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द हार्ट साउंड्स, व्हाट इज द क्लिनिकल एप्लीकेशन, अप्लाइड फिजियोलॉजी। स्टार्ट करते हैं। हार्ट साउंड्स, एक कार्डियक साइकिल में जो साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं उनको हार्ट साउंड्स कहा जाता है, और एक कार्डियक साइकिल में, एक हार्ट बीट में 4 हार्ट साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। अब हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हार्ट साउंड्स। तो एक हार्ट साउंड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, वैल्वुलर कंपोनेंट, मस्कुलर कंपोनेंट एंड वैस्कुलर या ब्लड कंपोनेंट। वैल्वुलर कंपोनेंट मतलब जब वाल्व क्लोज हो रही होती है तो उसके लीफलेट्स वाइब्रेट करते हैं और उस वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। ये हो गया वाल्वुलर कंपोनेंट। उसके बाद मस्कुलर कंपोनेंट, जब वाल्व बंद हो रही है तो उसकी विसिनिटी में जो मसल है वो भी वाइब्रेट करता है और वो ऐड कर देता है साउंड में। और तीसरा ब्लड कंपोनेंट या वैस्कुलर कंपोनेंट, वाल्व के नजदीक उसके विसिनिटी में जो ब्लड है वो भी थोड़ा सा उसमें टर्बुलेंस क्रिएट होता है एंड दैट एड्स टू द साउंड, और ये 3 मिला के एक हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। तो कहने का मतलब है कि एक हार्ट साउंड के ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 मिला के हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, पर्टिकुलरली S1 एंड S2, क्योंकि S1 एंड S2 ये 2 हार्ट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ द वाल्व्स। तो उनके बारे में ये 3 कंपोनेंट्स देखे गए हैं, ये 3 कंपोनेंट से ये हार्ट साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो एक बार फिर रिपीट कर दें, वैल्वुलर कंपोनेंट, मस्कुलर कंपोनेंट एंड वैस्कुलर या ब्लड कंपोनेंट। क्लिनिकली द हार्ट साउंड्स मे बी हर्ड बाय स्टेथोस्कोप ओवर द प्रीकॉर्डियम। मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स इसमें भी मिक्सअप कर लेते हैं, पेरिकार्डियम, प्रीकॉर्डियम। पेरिकार्डियम मतलब कवरिंग्स ऑफ द हार्ट एंड प्रीकॉर्डियम मतलब एरिया ऑफ द एंटीरियर चेस्ट वॉल ओवरलाइंग द हार्ट। हार्ट के सामने जो चेस्ट वॉल का एरिया है उस एरिया को प्रीकॉर्डियम कहा जाता है। अब ये जो प्रीकॉर्डियम है इसमें 4 एरियाज डिफाइन किए गए हैं। ये 4 एरियाज कौन से? तो हमने देखा स्टार्टिंग में इनको
वाल्व्स के नाम है, जैसे कि माइट्रल एरिया, ट्राइकस्पिड एरिया, पल्मोनरी एरिया एंड एओर्टिक एरिया। सबसे पहला पॉइंट कि ये वाल्व्स के नाम क्यों दिए गए? क्या वाल्व्स वहां लोकेटेड है? बिल्कुल नहीं, वाल्व्स वहां लोकेटेड नहीं है। तो एक पर्टिकुलर वाल्व की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो उस एरिया में बेस्ट सुनाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल और दोनों के बीच में है माइट्रल वाल्व। तो ये माइट्रल वाल्व की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होगा दैट विल बी ट्रांसमिटेड एंड विल बी हर्ड बेस्ट इन द माइट्रल एरिया। सिमिलरली राइट एट्रियम यहां पे, राइट वेंट्रिकल यहां पे और दोनों के बीच में है अपनी ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ट्राइकस्पिड वाल्व के क्लोजर से होने वाला साउंड इज ट्रांसमिटेड एंड हर्ड बेस्ट ओवर द ट्राइकस्पिड एरिया एंड सेम विद द पल्मोनरी एंड एओर्टिक एरियाज। तो उस रिस्पेक्टिव वाल्व से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो उस एरिया में बेस्ट सुनाई देता है ट्रांसमिट होके, और इसलिए ये नाम दिए गए। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि माइट्रल एरिया, अगर आपको ऑस्कल्टेशन ऑफ माइट्रल एरिया है तो भले ऑस्कल्टेशन पूछा गया है लेकिन आपके एग्जामिनेशन की स्टार्ट शुड बी विथ इंस्पेक्शन, क्योंकि माइट्रल एरिया इज लोकेटेड ओवर द एपेक्स बीट, और एपेक्स बीट जो है वो फाइंड आउट कैसे करें? पहले इंस्पेक्ट द प्रीकॉर्डियम, क्या कहीं पे वो अपाइकल इंपल्स अपेक्स बीट नजर आ रही है? उसके बाद पाल्पेट करें, लोकेट कर लें, और फिर वो हो गया माइट्रल एरिया, और उसके बाद आपका ऑस्कल्टेशन स्टार्ट होना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। ऑस्कल्टेशन बोला तो सीधे ऑस्कल्टेशन पे चले जाते हैं। ये 4 एरियाज एक बार फिर से इनके नाम देख लेते हैं और उनके लोकेशंस। माइट्रल एरिया लोकेटेड in the 5th intercostal space, 3.5 inches lateral on the left side. All right, so that's mitral area over the apex beat. Generally, normally speaking, you will expect the apex beat to be located okay, mitral area located over the apex beat. All right, sorry for that technical delay. 5th intercostal space on the left side, 3.5 inches lateral to the mid-sternal line, where you normally expect the apex beat to be located. Tricuspid area, lower end of the sternum. Some clinicians, they would say tricuspid area is in the 4th intercostal space and slightly to the left. Well, majority of the clinicians accept this as the tricuspid area, lower end of the sternum, as you can see in the diagram over here, tricuspid area. And then aortic and pulmonary areas, they are in the 2nd intercostal space, right sternal border and left sternal border respectively. Aortic area, 2nd space, right sternal border, pulmonary area, 2nd space, left sternal border. So these are the areas. This is where you auscultate for the heart sounds. Now, we have already mentioned this ki respective valves are not situated beneath these areas. Sounds produced by the respective valves are heard best in those areas. Okay, तो अब हमने देखा where, how देखा how they are produced, where do you auscultate for the heart sounds वो देखा। अब हम इंडिविजुअल हार्ट साउंड्स के बारे में देखते हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड, इसके बारे में 3 चीजें हमें पता होनी चाहिए कार्डियक साइकिल पढ़ लेने के बाद। क्या 3 चीजें हैं? एक, इट ऑकर्स एट द ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। 2, it is caused by the closure of the AV valves.
एंड 3, since it is produced by the closure of AV valves, मतलब mitral and tricuspid valves, it will be heard best in the mitral and tricuspid areas. Okay. Similarly, second heart sound, इसके बारे में भी हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए. एक, it is produced at the onset of ventricular diastole. 2, it is produced by the closure of semilunar valves, aortic and pulmonary valves. And 3, it will be heard best over the aortic and pulmonary areas, obviously because it is produced by the closure of aortic and pulmonary valves. Okay. लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए. ये दोनों हार्ट साउंड्स कैन बी हर्ड ऑन ऑल 4 एरियाज. ये मैं क्यों एम्फेटिकली कह रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स कई बार ये आंसर देते हैं कि इन द माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड एरिया S1 इज हर्ड एंड इन द एओर्टिक एंड पल्मोनरी एरियाज S2 इज हर्ड. नो, जस्ट रिमूव दैट फ्रॉम योर ब्रेन. चारों एरियाज में ये दोनों हार्ट साउंड्स सुनाई देते हैं. अच्छा, एक लाइन और ऐड कर दूं. शुरुआत में हमने कहा कि 4 हार्ट साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं इन 1 हार्ट बीट, लेकिन स्टेथोस्कोप से सुनाई नॉर्मली सिर्फ ये 2 हार्ट साउंड सुनाई देते हैं, S1 एंड S2. ओके. और ये फिर से बार रिपीट कर दूं कि बोथ S1 एंड S2 आर हर्ड ओवर ऑल 4 एरियाज. चारों एरियाज में ये दोनों हार्ट साउंड सुनाई देते हैं, लेकिन S1 better than S2 in the mitral and tricuspid area and S2 better than S1 in the aortic and pulmonary area. Okay, and the reason is very obvious. They are produced by the closure of those valves. अब सवाल ये उठता है कि how do you recognize S1 and S2? ये सबसे अहम पार्ट है इस वीडियो का, और आपके क्लिनिकल प्रैक्टिकल का भी ये सबसे अहम पार्ट होगा. आप S1 और S2 रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, क्यों रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, तो समझते हैं क्या क्यों. सबसे पहले तो जैसे ही आप स्टेथोस्कोप रखे किसी भी एरिया पे, उसके 4-5 सेकंड्स के बाद अगला पार्ट होगा कैरोटिड पल्स पे हाथ रखना, कैरोटिड पल्स को फील करना. हर सिस्टोल के साथ कैरोटिड पल्स आपको फील होगी. अब S1 और S2 को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? द साउंड दैट कम्स विद द पल्स, दैट इज फर्स्ट हार्ट साउंड, एंड द साउंड दैट कम्स बिटवीन द 2 पल्सेशंस, दैट विल बी द सेकेंड हार्ट साउंड. सीधी बात है. देखो, वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो गया. जैसे स्टार्ट हो गया तो सबसे पहले AV वाल्व बंद होगी और उसकी वजह से S1 प्रोड्यूस हुआ. उसी वक्त क्योंकि प्रेशर राइज हो रहा है तो ये प्रेशर वेव विल बी फेल्ट एट द कैरोटिड, ओके, एज द कैरोटिड पल्सेशन, और इसलिए S1 और कैरोटिड पल्स साथ साथ मिलेंगे आपको. ओके, साउंड दैट कम्स विद द कैरोटिड पल्स, दैट इज फर्स्ट हार्ट साउंड. और साउंड दैट कम्स बिटवीन द 2 पल्सेशंस, देखिए पल्स कम्स विद सिस्टोल और उसके बाद वेंट्रिकुलर डायस्टोल, हार्ट इज रिलैक्सिंग, तो उस वक्त गैप आती है. उस वक्त जो साउंड सुनाई देता है वो है सेकेंड हार्ट साउंड. क्यों? ऑब्वियसली क्योंकि वेंट्रिकल्स आर गोइंग इनटू डायस्टोल, तो उस वक्त आपको वो सेकेंड हार्ट साउंड जो कि क्लोजर ऑफ द एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व्स की वजह से, यहाँ वो वाल्व्स बंद हो गई, वेंट्रिकल्स आर गोइंग इनटू डायस्टोल, तो इसलिए द साउंड दैट कम्स ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर डायस्टोल और ड्यूरिंग द बिटवीन द 2 पल्सेशंस रादर, दैट्स द सेकेंड हार्ट साउंड. तो अब सवाल ये था कि हमें ये 2 साउंड्स, मतलब कौन सा S1 है कौन सा S2 है, ये जानने की ज़रूरत क्या है. ये सबसे अहम पार्ट है. ये जानने की ज़रूरत इसलिए है कि S1 होते ही सिस्टोल स्टार्ट होता है, S2 होते ही डायस्टोल होता है वेंट्रिकल्स में. तो हमें सिस्टोल कब है और डायस्टोल कब है ये जानने के लिए S1 और S2 कौन सा है ये जानना ज़रूरी हो जाता है. देखिए, बहुत सारे हार्ट डिसीज है जिनमें एडवेंटिशियस हार्ट साउंड सुनाई देते हैं, जैसे कि मर्मर्स. कुछ मर्मर्स सिस्टोलिक मर्मर्स होती है, कुछ मर्मर्स डायस्टोलिक मर्मर्स होती है. तो
आपको ये जानना होता है कि ये मर्मर सिस्टोलिक है या डायस्टोलिक है। तो फर्स्ट हार्ट साउंड के बाद तुरंत अगर आती है तो वो हो गई सिस्टोलिक मर्मर, क्योंकि फर्स्ट हार्ट साउंड के बाद है सिस्टोल। और सेकेंड हार्ट साउंड के बाद में तुरंत आने वाली मर्मर है डायस्टोलिक मर्मर, क्योंकि उस वक्त डायस्टोल चल रहा है। तो S1 और S2 हमें ये जानना ज़रूरी है जानना, क्योंकि हमें जानना है कब सिस्टोल चल रहा है, कब डायस्टोल चल रहा है। ओके, सो ये हो गया अबाउट द ऑस्कल्टेशन ऑफ S1 एंड S2 और कहाँ पे कौन सा सुनाई देता है और कैसे आप उसको पहचानते हो। देन बाकी दो साउंड्स, थर्ड हार्ट साउंड, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फर्स्ट रैपिड फिलिंग फेज। आपको पता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल शुरू हो गया, उसके बाद एक फिलिंग, फर्स्ट रैपिड फिलिंग होता है। तो उस वक्त बिकॉज ऑफ द टर्बुलेंस ऑफ द ब्लड एक साउंड प्रोड्यूस होता है जो थर्ड हार्ट साउंड। और उसके बाद फोर्थ हार्ट साउंड, लेट इन द वेंट्रिकुलर डायस्टोल, लास्ट पार्ट ऑफ द वेंट्रिकुलर डायस्टोल कॉरस्पॉन्ड्स विद एट्रियल सिस्टोल। उस वक्त एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है और इसलिए एक और रश ऑफ ब्लड, गश ऑफ ब्लड, एक एट्रियल किक की वजह से टर्बुलेंस से ब्लड जाता है फ्रॉम एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स और उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है S4। और इसलिए इसको कई बार एट्रियल साउंड भी कहा जाता है। ये MCQ कई बार पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एट्रियल साउंड, S1, S2, S3, S4? द आंसर इज S4। नॉर्मली ये दो साउंड्स नहीं सुनाई देते स्टेथोस्कोप से, S3 और S4 सुनाई नहीं देते। कभी कभी चिल्ड्रन में S4 सुनाई दे सकता है अगर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन रहा एट्रिया का तो। और देखो, अगर नॉर्मली आप स्टेथोस्कोप लगाए तो दो ही साउंड सुनाई देते हैं, तो धुप 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 दो साउंड सुनाई दे रहे हैं, या लब डब कह लो, लब डब लब डब। लेकिन अगर तीन साउंड्स होंगे तो वो एक गैलप की तरह होगा। गैलप मतलब हॉर्सेस जब गैलप करते हैं ना, तगड़क तगड़क तगड़क, तो तीन साउंड्स आ गए इसमें। इसके बारे में डिटेल में हम अगले वीडियो में देखेंगे। अच्छा, ये साउंड सुनाई तो नहीं देते बाय स्टेथोस्कोप, थर्ड एंड फोर्थ साउंड, लेकिन ये थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड, इनफैक्ट ऑल द हार्ट साउंड्स कैन बी रिकॉर्डेड बाय द इंस्ट्रूमेंट एंड द प्रोसीजर कॉल्ड एज फोनोकार्डियोग्राम। फोनोकार्डियोग्राम जो है वो आपको ग्राफिक डिपिक्शन देता है इन हार्ट साउंड्स का। इसमें फोनोकार्डियोग्राम में एक ट्रांसड्यूसर होता है और एक एम्पलीफायर होता है। ट्रांसड्यूसर है वो साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करेगा लाइट एनर्जी में, और फिर एम्पलीफायर तो वो आपको एक ग्राफिक डिपिक्शन देगा हार्ट साउंड्स का। S1 जैसे सिस्टोल स्टार्ट हो गया, फिर S1 और फिर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और फिर डायस्टोल स्टार्ट हो गया S2, और फिर यहाँ पे S3 और S4 भी डायस्टोल में आपको सुनाई देंगे, रादर सुनाई नहीं देंगे, करेक्शन, रिकॉर्ड होंगे बाय फोनोकार्डियोग्राम S3 एंड S4। हम ये पहले ही कह चुके हैं कि S3 एंड S4 कैनॉट बी हर्ड क्लिनिकली बाय स्टेथोस्कोप। हम फोनोकार्डियोग्राम की बात कर रहे हैं, तो सिस्टोल में एक साउंड और डायस्टोल में बाकी तीन साउंड्स, S2, S3, S4। तो ये आपको फोनोकार्डियोग्राम से रिकॉर्ड होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि S1 के बाद अगर मरमर सुनाई दे रही है तो वो रिकॉर्ड भी होगी फोनोकार्डियोग्राम में, और आप इजीली फिर डिटेक्ट कर सकते हो कि सिस्टोलिक मरमर है कि डायस्टोलिक मरमर है बेस्ड ऑन द फोनोकार्डियोग्राम। तो इस तरीके से हार्ट साउंड्स के बारे में ये अहम इंफॉर्मेशन आपको किसी भी थियोरी या प्रैक्टिकल के पहले होना ज़रूरी है। और अब देखेंगे अप्लाइड एस्पेक्ट, अप्लाइड एस्पेक्ट और फिजियो प्लस प्लस, ये हमारे वीडियोस के स्पेशल फीचर्स है। तो क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है? देयर आर एडवेंटिशियस साउंड्स या फॉरेन साउंड्स कॉल्ड एज मर्मर्स। अब ये मर्मर्स कैसे प्रोड्यूस होती है? देयर आर वाल्वुलर हार्ट डिसीजेस, डिसीजेस इन विच देयर आर डिफेक्टिव वाल्व्स। तो एग्जाम्पल है स्टेनोसिस या रिगर्जिटेशन। स्टेनोसिस एंड रिगर्जिटेशन ये दो वाल्वुलर हार्ट डिसीज टाइप्स होते हैं। स्टेनोसिस का एग्जाम्पल ले लें। व्हाट इज स्टेनोसिस? व्हेन वाल्व लीफलेट्स आर अडहेर्ड टू ईच अदर, वो स्टिक हो गए हैं काफी हद तक एक दूसरे को,
और वाल्व ऑरिफिस जो है वो नैरो हो गया है। तो इस कंडीशन को कहते हैं स्टेनोसिस। ये किसी भी वाल्व के साथ हो सकता है, मैटल स्टेनोसिस, एओर्टिक स्टेनोसिस एटसेट्रा। तो होता क्या है कि क्योंकि वाल्व ओपनिंग इज नैरोड, तो उसके पीछे वाला जो चेंबर है उसको ज़्यादा फोर्स से ब्लड को सेंड करना पड़ता है, और ब्लड क्योंकि ज़्यादा फोर्स से जा रहा है थ्रू द स्टेनोज्ड वाल्व, तो उसमें टर्बुलेंस क्रिएट होता है और साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको मरमर कहा जाता है। तो ये आप क्लिनिकल एप्लीकेशन की तरीके से लिख सकते हैं। और फाइनली एक और पॉइंट, अब तक हमने हाउ देखा, उसके बाद वेयर दे आर हर्ड, व्हाट डू दे सिग्निफाई, क्लिनिकली स्पीकिंग उनका सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारी चीज़ें देखी। अब फिजियो प्लस प्लस ये आप ऐड करोगे आंसर में तो एक्स्ट्रा मार्क्स आपको डेफिनेटली मिलते हैं। फिजियोलॉजिक स्प्लिटिंग ऑफ द सेकेंड हार्ट साउंड। देखिए नॉर्मली दो हार्ट साउंड सुनाई देते हैं, S1 एंड S2, स्टेथोस्कोप से ये दो सुनाई देते हैं। और ये दोनों, मतलब आप S2 की बात करें तो क्लोजर ऑफ एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व टुगेदर, यानी दोनों वाल्व्स एक साथ क्लोज हो रही है और उन दोनों का मिला के एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है S2, सेकेंड हार्ट साउंड। लेकिन समटाइम्स द S2 मे गेट स्प्लिट, वो स्प्लिट हो सकता है, और जब वो स्प्लिट होता है तो हम उसे कहते हैं S2 इज इक्वल टू A2P2, S2 इज इक्वल टू A2P2। याद रखने के लिए एओर्टिक एंड पल्मोनरी, देखो नॉर्मली एओर्टिक और पल्मोनरी ये दोनों वाल्व्स एक साथ बंद होती है और उनके बंद होने से प्रोड्यूस हो रहा है सेकेंड हार्ट साउंड। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एओर्टिक वाल्व पहले बंद हो गई और पल्मोनरी वाल्व थोड़ी बाद में बंद हो गई, S2 विल गेट स्प्लिट, आपको ऐसा डबल साउंड सुनाई देगा। तो ये है फिजियोलॉजिक स्प्लिटिंग ऑफ S2। ये फिजियोलॉजिक है, यानी नॉर्मली भी सुनाई दे सकता है। कब? इमेजिन करें फोर्सफुल इंस्पिरेशन, फोर्सफुल इंस्पिरेशन, उस वक्त द लंग्स आर डिस्टेंडिंग एंड दे क्रिएट अ ग्रेट नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर। अब नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर बहुत ज्यादा नेगेटिव होने से क्या होता है, venous blood is sucked towards the right side of the heart. More blood will enter the right ventricle. इसका मतलब क्या हो गया, right ventricular filling जो है it gets extended, और उसके बाद फिर right ventricle के पास ज़्यादा blood है पंप करने को, तो उसका जो ejection है into the pulmonary artery वो भी थोड़ा सा extend हो जाता है, और उसकी वजह से पल्मोनरी वाल्व क्लोजर जो है एट द एंड ऑफ सिस्टोल वो भी थोड़ा सा डिले हो जाता है। फिर से एक बार समझो, मोर वीनस रिटर्न टू राइट साइड ऑफ द हार्ट, सो इंक्रीज्ड राइट वेंट्रिकुलर फिलिंग, तो उसका फिलिंग थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, फिर सिस्टोल एंड क्लोजर ऑफ द पल्मोनरी वाल्व एट द एंड ऑफ सिस्टोल, वो क्लोजर जो है वो भी थोड़ा सा डिले हो जाता है, और जिसकी वजह से एओर्टिक एंड पल्मोनरी कंपोनेंट, ऐसे दोनों कंपोनेंट्स अलग अलग सुनाई देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजिक स्प्लिटिंग ऑफ द सेकेंड हार्ट साउंड। ये पैथोलॉजिकली भी हो सकता है, जैसे कि रिवर्स स्प्लिटिंग। हाँ, रिवर्स स्प्लिटिंग हो सकती है, मतलब पल्मोनरी कंपोनेंट पहले सुनाई देगा और एओर्टिक कंपोनेंट बाद में सुनाई देगा, हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस। सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस में क्या होगा, एओर्टिक वाल्व स्टेनोज्ड, और इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाती है, उसका काम बढ़ जाता है, और वो ज़्यादा प्रेशर से ब्लड को एओर्टिक वाल्व के थ्रू इजेक्ट करने की कोशिश कर रही है। इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल का सिस्टोल जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, और उस वजह से एट द एंड ऑफ सिस्टोल एओर्टिक वाल्व का जो क्लोजर है वो भी थोड़ा सा डिले हो जाता है, तो उसमें पल्मोनरी वाल्व पहले बंद हो गई और एओर्टिक वाल्व बाद में बंद हो गई। ये सिचुएशन हो सकती है, होती है। तो इट इज कॉल्ड एज रिवर्स स्प्लिटिंग ऑफ द S2, मतलब पहले
पल्मोनरी कंपोनेंट और बाद में एओर्टिक कंपोनेंट सुनाई दे सकता है। तो ये था हार्ट साउंड्स के बारे में, उसकी थियोरी और प्रैक्टिकल का इंटीग्रेशन और उसका क्लिनिकल एप्लीकेशन।